हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, सबको पता है अपने नीट पीजी जर्नी के लिए। इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मेरी जीटी की जर्नी स्पेशली कैसी थी, कितने अप एंड डाउन्स होते हैं जीटी में, और कितना मतलब आप एंशियस फील करते हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब आप जीटी देते हो, और कैसे जीटी देने का मन नहीं करता है। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें, सारा अपना एक बार एक्सपीरियंस जीटी का मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे दूँ, ठीक है। तो इसमें मैं अपनी पूरी नीट पीजी की जर्नी एकदम आराम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है ये पहला जीटी था 21 जून को। मैं अगस्त में अपना पेपर था, उसके नहीं 22 जून को जो भी पेपर था वो पोस्टपोन हुआ था। तो मैं इंटर्नशिप करके 1.5 मंथ्स पहले आ चुका था अपने घर पे। तो फिर ये मैंने ये जीटी दिया था, आप देख सकते हैं 68 आउट ऑफ 800 है और 33 क्वेश्चन सही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि क्या थी प्रिपरेशन, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्या हालात थे मेरे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है तो मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। जैसे मैंने बताया था कि कुछ भी पढ़ रहा था, कोई अंदाज़ा नहीं था, बस क्या कहते हैं किए जा रहा था, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के, मेडिसिन थोड़ा बहुत पढ़ के। फिर जो मैंने 4 अगस्त को ये टेस्ट दिया है, ये जो टेस्ट था ये 1 हफ्ता पहले नीट पीजी की मैंने दिया था, और इसमें 46 करेक्ट्स थे मेरे, और आप देख सकते हैं 114 मार्क्स आउट ऑफ 800। अब ये था मेरा बेस, जहाँ मैंने अपने आप यहाँ से आप मान सकते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी तैयारी को शुरू किया। अगर इसमें से कोई भी व्यूअर्स देख रहा है जिसका स्कोर इससे ज़्यादा है, तो मतलब उसका तो नीट पीजी हो ही सकता है, और इतना भी है, इससे थोड़ा सा कम भी है तो उसका नीट पीजी क्रैक हो सकता है। ये कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया था। तो अब मैं बताता हूँ मेरी नीट पीजी जैसे जैसे मैंने देना शुरू किया। पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। 4 अगस्त को मैंने ये दिया, उसका 20th के अराउंड मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी फर्स्ट शीट प्रॉपर लेना शुरू की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 22 सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट 20th अगस्त के बाद 22 सितंबर को, एक महीने बाद मैंने टेस्ट दिया, और आप यहाँ देखेंगे स्कोर्स बूस्ट हो गए मेरे। 75 करेक्ट्स हो गए, और 246 जो है वो मेरे आउट ऑफ 800 आ चुके हैं। तो इस समय क्या था कि अब मैं नॉलेज गेन करना शुरू कर रहा था, क्योंकि शुरुआत में जैसे ही आप नॉलेज गेन करना शुरू करेंगे फर्स्ट रीड में, तो आपका थोड़ा करके स्कोर बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि अभी आप नई चीज़ें हैं, वो क्वेश्चन सीख रहे हो, देख रहे हो, तो थोड़ा सा स्कोर आपका बूस्ट करना एज अ थोड़ा करके शुरू करेगा बूस्ट करना। तो ये मैं 75 करेक्ट्स पे आ गया था एक महीने में, ठीक है। ये देखिए, याद रखिएगा नवंबर एंड तक मेरी फर्स्ट रीड चलेगी, ठीक है। अब आप सुनिए, तो अब ये सितंबर चल रहा था, अभी मेरे फर्स्ट रीड में ही था, ये पहला महीना मैंने पहला एक टेस्ट अच्छी फर्स्ट रीडिंग लेके दिया, तो 75 करेक्ट्स पे मैं पहुंचा। नेक्स्ट देखते हैं 30 अक्टूबर यानी सितंबर, फिर मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया। फर्स्ट रीड में पहले 3 मंथ्स में सिर्फ मैंने हर महीने एक टेस्ट ही दिया था, ठीक है, हर महीने सिर्फ एक टेस्ट दिया था। सेकेंड रीड से मैंने क्या किया था, मतलब नवंबर के एंड में, मतलब दिसंबर से मैंने क्या कोशिश की थी, हर महीने जीटी में हर महीने 2 जीटी देने, 15 डेज पे, मतलब एक महीने में 2 जीटीज देने सेकेंड रीड में। और सेकेंड रीड के बाद मैं आपको अभी वो आगे बताऊंगा कैसे मैंने अनफोल्ड किया था, ठीक है। तो ये आप देख ले 13 अक्टूबर को, फिर ये मेरी फर्स्ट रीड चल रही है, और देखिए स्कोर्स मेरे का 274 पहुंच चुका है, 84 करेक्ट्स पे मैं आ चुका हूँ, और मैं अपनी फर्स्ट रीड में ही चल रहा हूँ अभी। तो आप भी जब फर्स्ट रीड करेंगे तो आपको भी नजर आएगा, क्योंकि अब जब जीरो नॉलेज से शुरू करेंगे तो पढ़ते जाओगे आप, तो क्वेश्चन थोड़े सही होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये है मेरा 27 अक्टूबर को भी मैंने एक टेस्ट दे दिया था, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट था, 87 279 करेक्ट्स, ठीक है। अक्टूबर हो गया। अब देखिए, अब आता है सबसे खतरनाक फेज मेरी तैयारी का। ये फर्स्ट शीट खत्म हुई तब मैं अराउंड 82 करेक्ट्स पे आ गया था, और ये आप ये देख रहे हैं 30 नवंबर आ चुका है। 30 नवंबर मतलब जब मेरी फर्स्ट शीट ऑलमोस्ट खत्म हुई थी जब मेरी फर्स्ट शीट, तब मैंने, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, ये टेस्ट तब मैंने तभी दिया था कि मेरी फर्स्ट शीट खत्म हो रही, बस बहुत थोड़ा कुछ रह गया होगा तो रह गया होगा। तो ये 82 करेक्ट्स 249 पे अब मैं खड़ा था फर्स्ट शीट के ऑलमोस्ट एंड पे। अब यहाँ से मेरे को अपनी सेकेंड रीड करनी थी। देखिए, अब आया मेरा बहुत ही खतरनाक स्टैग्नेशन यहीं पे। लोगों का जनरली 100 120 पे स्टैग्नेशन आता है। मैं तो ये कहूँगा, मैंने बहुत वीडियोस देखे, जो लोग तैयारी करने आते हैं उन वो शुरू में ही 90 करेक्ट्स, 120 करेक्ट से शुरू करते हैं वो प्रिपरेशन, और उनके वीडियोस देख के मैं तो ऐसा था कि मेरे 120 आ जाए तो मैं तो उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा, इतने आ जाए जितने से लोग शुरू करते हैं। सो मैं 82 पे पहुंचा, ठीक है। अब 82 पे पहुंचा, अब मेरे को लगा यार चलो फर्स्ट शीट तो हो गई है, अब तो इसके बाद नंबर मेरे भी शूट करेंगे, मैं भी 100 120 तक पहुंचूंगा। बट जो रियलिटी है वो इससे थोड़ी डिफरेंट थी। 30 नवंबर को मैंने ये टेस्ट दिया 82 करेक्ट्स 249 पे। उसके बाद देखिए आप, ये टेस्ट है आपका 29 दिसंबर, एक महीने से ज़्यादा हो गया, और मेरा स्कोर सेम का सेम रहा, 83 करेक्ट्स 264। अभी आपको रीज़न भी बताऊंगा कि ये क्यों सेम था, और क्यों ये मेरा एकदम स्टैगनेंट सही हो गया था, ठीक है। कब तक देखिए आप, 29 दिसंबर को मैंने दिया, स्टैगनेंट है, दिसंबर बीत गया,
5 जैन को दिया, बल्कि नंबर और कम हो गए मेरे, जो मेरे माइंड में था कि नंबर बढ़ने हैं वो और कम हो गए मेरे। तो इससे बहुत ही शौक लग रहा था यार कि क्या कर रहा हूँ, तैयारी सही चल रही है। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड पे एक चीज़ बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि मेरे सेकंड रीड में मैंने क्या चीज़ की थी, सेकंड रीड पे मैंने किया था नोट्स को कंसाइज, और अपने प्रैक्टिस करने शुरू किए थे क्वेश्चंस और नोट्स को कंसाइज करना शुरू किया था। तो जब मेरे नंबर, जैसे आप देख रहे हैं अभी 1 महीना हो गया सेम नंबर, फिर डाउन हो गया, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि अभी ना मैं सारे नोट्स को अभी अभी काट छाट के छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ और क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। इसलिए मेरे को थोड़ा अभी समय लग रहा है। देखिए 5 जैन को से और कम हो गए मेरे नंबर। सेकेंड फेब आ गया, कितने 85 करेक्ट टू 61। नवंबर एंड से फेब में आ चुका हूँ मैं, और मेरे मार्क्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। रीज़न क्या है कि अभी भी मैं नोट्स कंसाइज कर रहा हूँ, नोट्स कंसाइज कर रहा हूँ और उसको और छोटा करते जा रहा हूँ। सेकेंड फेब हो गया, 16 फेब को दिया। 16 फेब के अराउंड, अब देखिए मेरी 3 महीने की मैंने बताई मेरी सेकेंड रीड भी थी। तो देखिए फेब आ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड हो रहा है। अब क्या हुआ, फरवरी एंड होते से क्या हुआ, अब धीरे धीरे से क्या हुआ, मेरे नोट्स कंसाइज हो गए। 2-3 महीना मेरे को लगा, उसमें मेरा स्टैग्नेशन फेज भी आया थोड़ा, और मेरे नोट्स कंसाइज होना शुरू हो गए। तब आप यहाँ पे देखेंगे मैं 97 मिनट टच कर गया। मतलब जो मैं सोच रहा था दिमाग में कि अब जो नोट्स कंसाइज कर रहा था, उसका रिजल्ट अब आपको मेरी नजर में थोड़ा 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 दिखना शुरू होगा। जो 3 महीने स्टैग्नेंट मैंने नोट्स कंसाइज किए थे, तो 97 हो गया, करेक्ट 314 पे पहुंचा। तो काफ़ी अच्छा लगा कि चलो 100 के पास पहुंच गया मैं। फरवरी एंड हो गया था ऑलमोस्ट 16 फेब। उसके बाद है सेकेंड मार्च को मैंने दिया 92। तो मेरे को हमेशा ये डर लगता था कि यार स्कोर गिर ना जाए, हैं कम से कम बढ़े नहीं तो गिरे भी तो नहीं। तो ठीक है, तो अभी 92 पे था तो भी ठीक था। सेकेंड मार्च को ये हुआ, ठीक है 281 करेक्ट्स पे ये। अब अगला देखते हैं, ये जो है ग्राफ की जर्नी है अब मेरी, क्या कहते हैं, अब इसमें आप देखिए 15 परसेंटाइल से मैंने शुरू किया और ये बूस्ट आया। ये बूस्ट क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट रीड में नॉलेज गेन की थी, इसलिए बूस्ट आया, 67 तक गया। उसके बाद ये 3-4 महीने 4 टेस्ट मेरे स्टैग्नेंट, 56 52 के अराउंड स्टैग्नेंट, 44 वाला डिप। और फिर उसके बाद अब आप देखेंगे तो ये बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये मैंने इसमें डाला हुआ है जो मैंने अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन मॉडल्स। इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मॉडल्स मैंने ज़्यादातर जो आप देख रहे हैं किए हुए, मैंने सेकंड रीड में ही किए हुए थे। फर्स्ट रीड में बहुत कम मैंने छुआ था क्वेश्चन मॉडल्स को, ये मैंने आपको पहले ही बताया। क्या कहते हैं, ये फर्स्ट रीड में किया था। अब आते हैं सबसे जो ब्रेक थ्रू हुआ मेरा, जो बोलते हैं 100 क्वेश्चन का जो ब्रेक थ्रू होता है, वो आया मेरा 22 मार्च को। मेरे नोट्स कंसाइज हो चुके थे और मेरे को बस अब उनको बार बार अब यहाँ से उनको पढ़ना था और उनमें मतलब थोड़ा बहुत और उनको कंसाइज करना था। मेजॉरिटी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी, अब तो बस उनको और रिफाइन करना था। मैंने 100 का बैरियर तोड़ा। इस दिन मैं बहुत खुश हुआ था कि चलो 100 पार आया मैं। 22 मार्च की डेट थी, 100 पार आया, तो ये 332 स्कोर्स हो गए। 22 मार्च ऑलमोस्ट वही सेकेंड रीड का ख़त्म और थर्ड रीड जो अभी आप कह सकते हो उसकी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल में बता दिया, क्योंकि ज़्यादातर क्या कहते हैं, मैं चाह रहा था कि आप भी ये देखो, क्योंकि आपका भी स्कोर ऐसे ही स्टैग्नेंट होगा। ज़्यादातर लोगों का 120 पे होता है स्टैग्नेंट, बट मेरा ये था। ठीक है, अब आप देखिए अगला जो मैंने अब ये जो दिया था टेस्ट, ये आपका ये जिसपे ये है ये 332 स्कोर, 102 मार्क्स, 22 मार्क्स का, सेम जो मैंने आपको दिखा दिया। बैक चलते हैं। अब उसके बाद आप मेरी ये ग्राफ देखिए आप। उसके बाद ऑलमोस्ट 57 परसेंटाइल, 69। अब यहाँ से मेरे स्कोर्स आप देखेंगे थोड़ा सा बूस्ट और कांस्टेंट रहना शुरू हो गए। जैसे ग्रैंड टेस्ट 9 दिया मैंने, अब मेरे यहाँ पे 120 करेक्ट्स हो गए। तो जो लोग कहते हैं मेरे स्कोर्स ना एक्चुअली सेकेंड रीड और थर्ड रीड के बीच में अचानक से बूस्ट किए और फिर बूस्ट करके उस पे ही रहे वो। ठीक है, मेरा कोई ऐसा स्टैग्नेशन नहीं आया था 120 वाला, मैं सीधे 130 पे पहुंच गया था। सिर्फ क्यों, क्योंकि जो मैंने 3 महीना लगकर अपने नोट्स कंसाइज किए, उनको कट करके बीटीआर में डाला। एक तरीके से मैं पूरा ट्रिम करके हर सब्जेक्ट्स को बहुत ही टाइम लगा के उनको चीज़ों को मैं कंसाइज कर रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा स्कोर जो है वो सीधे 120 पहुंचा। 120 से ऊपर भी तुरंत छूट कर गया। मैं 120 पे ऐसा नहीं था कि मैं स्टैग्नेंट रहा, मैं उससे ऊपर भी चला गया। देखिए आप क्या कहते हैं 120 104, हाँ बीच में गिर भी गया था एक बार। ठीक है, गिरता है स्कोर, मतलब कभी ऐसा कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। फिर उसके बाद देखिए 130 पे पहुंच गया मेरा स्कोर। उसके बाद क्या किया मैंने, सेकेंड रीड तक हर 15 दिन पे 2 बार मैंने ग्रैंड टेस्ट दे दिए। अब उसके बाद
उसके बाद मैंने क्या सोचा कि अब मैंने सोचा था कि अब 1 महीने में पूरा सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है, क्योंकि 2 रीड्स हो चुकी थी, अब 1 महीने में पूरा कंप्लीट करना है। और ग्रैंड टेस्ट का मैंने ये रखा था कि हर 10 दिन में अगर हो सकेगा तो दे दिया करूँगा मैं ग्रैंड टेस्ट। तो उस हिसाब से मैंने देखिए अब 16/4, 27/4, 21/5, 25 मतलब देता जा रहा था। फिर मैंने ऐसे कोई वो मतलब 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज इस टाइप से आपको देना, मतलब 1 महीने में अगर 3 जीटी आप दे रहे हो तो गुड टू गो। और फिर जब लास्ट में मैं लास्ट के टूवर्ड्स गया था, तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे स्कोर्स आप देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं अराउंड 134, 130 मतलब 130 के अराउंड मैं अब आराम से ऑसिलेट कर रहा था। और आप ये देखते हैं ये 136 आ गए इसमें, ठीक है ऐसे से। और हाईएस्ट जो मेरा स्कोर था वो मैं लगा दूंगा, वो शायद 145 क्रेडिट्स थे मेरे एक जीटी में। तो ये करके आप ये मेरा ग्राफ का पैटर्न देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये कहना चाहूँगा जो 3 महीने कंसाइज किया था उससे बूस्ट होते स्कोर मेरा 120 पे स्टैग्नेट है, ठीक है। एक चीज़ हो गई, ये मेरी सारी जर्नी थी। अब मैं बताता हूँ शुरुआत में तो क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं अपना देते हैं ग्रैंड टेस्ट, तो मतलब पहला जो मैंने दिया था मेरे को याद है, पूरा देने का ही मन नहीं किया था। बीच में मैं ऐसा हो गया था यार सारे ही गलत हो रहे, उठ जाओ क्या करना है एंड कर दो। ये एक तरह से टॉर्चर सा लगता है ग्रैंड टेस्ट जब भी आप देने बैठोगे ना, और उससे ज़्यादा टॉर्चर लगेगा आपको उसको रिव्यू करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मतलब आप ग्रैंड टेस्ट देने का मतलब तभी है जब आप उसको रिव्यू करें। अगर आप उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं तो वो ग्रैंड टेस्ट आपने एक तरीके से दिया ही नहीं, आप उसको लैप्स मानो कि आपने दिया ही नहीं। सच्चा आप मत ही दो अगर आप रिव्यू नहीं कर सकते हो ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। आप ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करते कैसे हैं इसका मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैरो में जाना है और उसमें खोलना है अपना ग्रैंड टेस्ट का सेक्शन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको कोई भी ग्रैंड टेस्ट जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये अपने को करना। अब इसमें आप 2-3 चीज़ें आपको जो कैसे अप्रोच करना है, देखिए ये एक पूरी लिस्ट आएगी। अच्छा, प्लेटफॉर्म मैरो बेस्ट है, इससे ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और BTR TND का अलग से बता दूंगा, मैंने उसको BTR के मतलब 6 पॉइंट हो गए तो सारे TNDs मैंने दे रखे थे, और पुराने भी जैसे मैंने पहले बताया वीडियो से मैंने देख के रखे हुए थे, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जैसे इसने लिखा पीडियाट्रिक स्ट्रॉन्गेस्ट है मेरी, और मैं नीचे गया तो इसने बोला एनेस्थीसिया वीक है, ENT और मेडिसिन। लास्ट के जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको बेसिकली देखने होते हैं कि जो वीक हैं आपके, जो 2-3 एक टेस्ट से सिर्फ आपको नहीं पता लगेगा, 2-3 आपने GTs दिए उसमें मान लीजिए ENT बार बार नीचे आ रहा है, इसका मतलब अब आपको ENT पे ध्यान देना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अब हर टेस्ट में जो बॉटम 3 हो जाए आप उसको पढ़ने लगो, ऐसे नहीं होता है। आपको कुछ पैराडॉक्सेस बताता हूँ मैं। कई बार ऐसा होता है जो सब्जेक्ट मैं जस्ट पढ़ के आया हूँ वो मेरा बॉटम में होता है, वीकेस्ट में, और जो सब्जेक्ट मैंने छुआ नहीं था कई दिनों से वो मेरा अपने आप ही पता नहीं कैसे टॉप पे आ जाता है। तो थोड़ा सा पैराडॉक्स चलता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। लेकिन हाँ, बिलो 3 वाले अगर आपके कांस्टेंट 2-3 में आ रहे हैं, इसका मतलब उन सब्जेक्ट्स को और अच्छे से पढ़ना है आपको। और इसमें आप ये गलती नहीं करिएगा कि आज आपने GT दिया, आपका कोई एक शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। ये मेरे को लगता है शायद मिस्टेक कर सकते हैं लोग। तो लोग क्या करते हैं, अब ये 3 देख लिया उन्होंने, अपना शेड्यूल पूरा हटा के अब इन तीनों सब्जेक्ट्स को आगे रख दिया। प्लीज़ ऐसा ना करिएगा, मतलब अपना शेड्यूल आपको फॉलो करना है। बस आपको अब बैक ऑफ द माइंड ये रखना है कि ये सब्जेक्ट जब मैं पढ़ूँ तो इसको बहुत ही अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चंस और ही अच्छे से मेरे को अटेम्प्ट करके मतलब देखना है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने GTs के। अब इसको रिव्यू कैसे करना है, रिव्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल आपको जाना है मैरो में जाके आपको उसमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज करेंगे आप तो सबसे सही अप्रोच रहेगी। उसमें आप एक सब्जेक्ट खोलिए जैसे, और मैं शुरू कैसे करता था, जिस सब्जेक्ट्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उनको, क्योंकि हम शुरू करते हैं जब GT रिव्यू तो थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, तो सारे बड़े सब्जेक्ट्स एक बार आप शुरू करें जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, उनसे आप शुरू करेंगे सीजेक्ट वाइज। सब्जेक्ट आपने खोल लिया, अब आपने रिव्यू करना शुरू करना। रिव्यू करना कैसे है, 2 अप्रोचेस होती हैं। एक, कभी कभी लोग GT की कॉपी बनाते हैं अलग से, और दूसरी सीधा नोट्स में डालना। मैंने दोनों करके देखा है और मैं बताता हूँ होता क्या है। GT की मैंने शुरुआत में कॉपी बनाई, ठीक है। वो कॉपी मतलब एंड तक मैंने सिर्फ एक बार ही पढ़ पाया, क्योंकि इतना कुछ होता है पढ़ने को कि वो कॉपी रखी रहती थी, खुलती ही नहीं थी वो कॉपी मेरे से। उसमें मैंने लिख रखे थे 2-3 GTs के, बट मेरे को समझ में आया तो खुलेगी नहीं कॉपी। इससे अच्छा जो मैं मेहनत अलग से लिख रहा हूँ वहाँ पे, वो मैं सीधे अपने नोट्स में ऐड करता रहूँ। तो एट द एंड जो बेस्ट मेरे को अप्रोच ये लगी कि सीधे आप GT लो, अपने सब्जेक्ट के नोट्स लो के बैठो, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ो। मैरो से अच्छा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको GT का। वो एक्सप्लेनेशन पढ़ो और फिर अपने नोट्स में जाके देखो वो कहाँ दिया है, क्या पॉइंट मिसिंग है, कोई पॉइंट मिसिंग है तो ऐड करो, और उसको एक बार अच्छे से उस टॉपिक को आप
अपने नोट से पढ़ो, उस टॉपिक को नोट से पढ़ो, क्वेश्चन के उस पूरे टॉपिक को नोट से पढ़ लो। ऐसे होता है एक क्वेश्चन का रिव्यू। इसमें दो तीन चीज़ें और होती हैं। एक होता है कि आपने क्या कहते हैं उस वैसे किया हो कि मार्क्ड गेस गेस करके उन क्वेश्चंस को भी बहुत सही से देखना है। मार्क्ड गेस और वो करेक्ट हो गए, इसका मतलब आपने थोड़ा सा तुक्का लगाया, वो सही हो गए, तो फिर आपको देखना है कि ये तुक्का लगाया ये सही क्यों हुआ। और मार्क्ड गेस और रॉन्ग वाला होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। बाकी रॉन्ग और करेक्ट तो वही है। इसमें ट्रिक यही होती है बस कि करेक्ट्स वाले आप सबसे एंड में देखते हो, पहले आप शुरू करते हो जो आपने गलत किए, फिर जो आपने तुक्का लगाया सही हुए, तुक्का लगाया गलत हुए, ये तीन ऐसे करते हैं। फिर लास्ट में हम करेक्ट्स की तरफ जाते हैं। करेक्ट्स को कैसे रिव्यू करना है, आप करेक्ट्स खोलोगे, आप अपने नोट्स वही सेम खोलोगे, तो आपने आपने करेक्ट किया हुआ तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आप वो टॉपिक एक बार बस जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि उस टॉपिक का आपको वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आ चुका है कि इसका आंसर कैसे निकालना है, इसलिए उस टॉपिक से वो क्वेश्चन सही हुआ है। तो करेक्ट्स वाले पे थोड़ा सा कम टाइम लगता है रिव्यू में, और बाकी सब में सबसे ज़्यादा। अब कितना टाइम लगता है एक जीटी को रिव्यू करने में, इसका सीधा साधा आंसर है एक जीटी रिव्यू करने में 1 दिन लगता है। अगर आप एक बहुत अच्छे से जीटी रिव्यू कर रहे हो, 8 से 10 घंटे एकदम पता ही नहीं चलेंगे आपको रिव्यू करने में, क्योंकि 200 क्वेश्चंस नहीं है, 200 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ऐसे आपको जीटी को लेके चलना है, 200 टॉपिक्स, ठीक है। तो जब आप रिव्यू करोगे तो जैसे मेरा क्या रहता था, 2 तरीके का था। कभी कभी मैं संडे को सुबह देता था और पूरा संडे फिर 12 बजे तक जाके रात के वो रिव्यू होता था, या फिर मैंने उसके बाद ये अप्रोच की थी कि सैटरडे नाइट को दे देता था, ताकि सैटरडे नाइट को दे दिया मैंने जीटी, उसके बाद संडे को मैं रिव्यू रख लेता था। और मेरा संडे को मैंने पहले से बताया पिट स्टॉप होता था मेरा, तो संडे को बस रिव्यू कर लिए सारे क्वेश्चन 200 टॉपिक्स, और उस दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। तो इस तरीके से मैं जीटी देता था। जीटी अप्रोच में क्या है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे मेरा फ्रेंड था डॉक्टर सौरभ, तो उसके साथ मैं रिव्यू करता होता था, तो काफ़ी हेल्प होती थी। जब साथ में हम लोग रिव्यू करते थे ना, तो बहुत हेल्प होती थी एक दूसरे को करने समझाने में। तो ये अगर आपके पास है तो आप देख लीजिए, वरना आप एक चीज़ और कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से स्टडी पार्टनर्स होते हैं, वो हिट एंड ट्रायल होता है कि अगर कोई आपको स्टडी पार्टनर ठीक ठाक मिल गया तो हिट एंड ट्रायल करके देख लिए, उसके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज के बाद अपने दोस्त जो होते हैं जनरली इधर उधर सब लोग बिजी हो जाते हैं, तो एक तरीके से लोन जर्नी होती है अपनी नीट पीजी की, ठीक है। तो ये जीटी हो गया। जीटी क्या स्टैग्नेशन बताया मैंने, उसके बाद बताया कि ये कैसे आपको देखना है, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं स्ट्रॉन्ग है, कैसे उसको रिव्यू करना है जीटी को। अब 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐड करने हैं, ये भी कन्फ्यूजन होता है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो भी क्वेश्चन 30 से 40% लोगों ने उससे ज़्यादा उससे करेक्ट किए हों, वो आप अपने नोट्स में ऐड करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस टाइप के टफ होते हैं, 14% 20% लोगों ने सही किए होते हैं। आप 14-20 मतलब 30 से कम आप तभी ऐड करो, 30-40 से कम अगर वो एक PYQ है, मतलब कि वो सीधा सीधा नीट या नीट में आ चुका है क्वेश्चन, तभी ऐड करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 30 से 40 के ऊपर आप जितने लोगों ने सही किए परसेंटेज, उनको आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा कितने GTs दिए मैंने टोटल, तो इसमें मैंने 31 मैरो के GTs दिए थे, अभी मैंने काउंट किए, और सेरिबेलम के 2-3 GTs भी दिए हुए थे। BTR की पूरी TND तो मैंने सॉल्व कर ही रखी थी, 6 पॉइंटों की सारा। उसके अलावा पुराने के भी वीडियोज़ देख के कर रखे थे। उसके अलावा प्रेप के 2-3 फ्री जीटी होते थे, तो दो फ्री जीटी वगैरह दिए थे, बट वो रिव्यू नहीं हो पाए थे अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और है कि आपको जीटी में किस चीज़ का ध्यान देना है। उसमें परसेंटाइल दिया हुआ है, नंबर ऑफ करेक्ट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ रॉन्ग दिया हुआ है, आपकी रैंक दी हुई है। क्या चीज़ है जो मेन आपको क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेप पे आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको हमेशा नंबर ऑफ करेक्ट्स पे ध्यान देना है। पहली चीज़, बेसिक चीज़ ये होती है कि नंबर ऑफ करेक्ट्स पे आप ध्यान दीजिए, तो वो अपने आप आपको वो जर्नी में हेल्प करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप नंबर ऑफ करेक्ट्स के बाद जो मेरे को ठीक लगता है वो होता है कि आप ये देख लें कि कभी कभी ऐसा होता है नंबर ऑफ करेक्ट्स कम होते हैं लेकिन रैंक बहुत हाई होती है, मतलब परसेंटाइल बहुत हाई होता है। तो सेकंड थिंग ये होता है कभी कभी, क्योंकि पेपर बहुत टफ होता है, तो मतलब लेस नंबर ऑफ करेक्ट्स पे भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, जीटी जैसे मैरो के होते हैं, अभी आप देख रहे होंगे लाइव शुरू हो गए होंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाइव अगर अभी आप जीटी दोगे तो शायद 10-15 हज़ार बच्चों में आपकी रैंक आएगी। अगर आप थोड़ा वेट करके अगर आप जीटी देते हो तो आपकी रैंक जो है मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आएगी, तो आपको एक और अच्छा और एक बेटर आइडिया लगेगा। तो जीटी जब भी होते थे तो मैं लाइव, बहुत लोग लाइव देते हैं, देखिए सबका पर्सपेक्टिव है, मैं अपना टेक ही बताता हूँ हमेशा कि मैं लाइव नहीं देता था, क्योंकि लाइव में ना 10-15 हज़ार में आपकी रैंक कुछ आई तो कुछ अच्छे से आइडिया नहीं लगता था, तो मैं लाइव टेस्ट नहीं देता था। मैं थोड़ा सा वेट करता था कि एक 1.5 महीने बाद जैसे हो जाए तो फिर मैं उस हिसाब से दे देता था टेस्ट, ताकि अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, तो एक अच्छा ब्रॉड आइडिया अच्छा लगे मेरे को। बाकी क्या करता था, पुराने अपने टेस्ट होते थे वो देता था, जीटीज वगैरह जो भी थे पुराने दे देता था। उसके बाद जब अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था तब मैंने क्या किया था,
अराउंड 1 मंथ मैंने ये प्रैक्टिस की थी। हर दूसरे दिन मैं जीटी दे रहा था, हर दूसरे दिन मैंने जीटी दिया, हर दूसरे से तीसरे दिन मैं जीटी दे के उसको रिव्यू करता था, नोट्स पढ़ता था, रिव्यू करता था, नोट्स पढ़ता था। तो ये एक जब पोस्टपोन हुआ तब मैंने जीटीज का फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। उसके बाद बेसिक अपना रिवीजन तो साथ ही साथ चल रहा था। तो ये 2-4 चीज़ें और थी कि क्या नोट्स में ऐड करना है, क्या आपको लुक करना है अपने रिजल्ट्स में, और कितने जीटीज मैंने दिए वगैरह ये। इसके बाद आपके डाउट्स हैं तो आप क्या कहते हैं उसको नीचे आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो ये नोट्स मैंने कंसाइज किए थे, कई लोगों का था कि प्लीज़ शेयर द नोट्स, तो अब मैं सोच रहा था नोट्स अपने रिलीज़ करूं। और देखिए आपको मैं ये पहले ही बताऊंगा, किसी के भी दूसरे नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, जब आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, तभी आपका वो दिमाग उस चीज़ को अच्छे से प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ आपका और मेरा सोर्स सेम है, ठीक है, मैरो और बीटीआर मेनली बीटीआर सेम है अपना सोर्स, आप बीटीआर से पढ़ रहा हूँ, और एज सीनियर मैं आपको आके ऐसे 10 पॉइंट्स और दे दूँ आपके फर्स्ट रीड में ही कि यार ये 10 पॉइंट्स और लिख ले अपने बीटीआर में, ये तो बहुत हेल्प करेंगे, और तू जैसे जैसे आगे जाएगा तेरे को हेल्प ही करेंगे ये चीज़। तो वो फिर वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि अब आपको किसी और के नोट्स नहीं पढ़ने, आपको बस वो पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा जो लिखे हुए हैं अच्छे पॉइंट्स जो मतलब जीटीज में आएंगे, आपको हेल्प करेंगे नीट पीजी को क्वेश्चंस को क्रैक करने, वो आपको मैं पहले ही दे दूंगा। तो मेरी अप्रोच यही है कि जो मेरे नोट्स रहेंगे वो आपको एक तरीके से फर्स्ट रीड में बूस्ट कर देंगे। वो ऐसे पॉइंट्स आपको एकदम स्ट्रेट गोल्डन पॉइंट्स दे देंगे जो आपको अपनी जर्नी में आपकी जर्नी थोड़ी आसान कर देंगे आगे। सो उसका जो है वो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड येस इट विल बी पेड, बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे दूंगा मैं। उसके 2-3 रीजंस हैं। पहला ये है कि वो मेरे को आप देख रहे थे मेरी जर्नी 3 महीना से ज़्यादा मतलब मेरे को लग गए उसको बनाने में, एकदम हार्ड स्वेट टीयर्स से बनाया वो नोट्स मेरे। और दूसरा कि थोड़े से अगर हमें चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं तो हम उसको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। तो इसलिए मेरा था कि एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रख दूंगा, ताकि आप अगर लो तो कम से कम उसको बेसिकली यूज़ तो करो। तो कम से कम उसके कुछ भी पॉइंट्स अगर आप अपने नोट्स में डालना शुरू करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो पॉइंट्स हैं ये मेरे पूरे 1 साल के प्रिपरेशन में मैंने ऐड किए हैं उसमें, तब जाके वो बीटीआर जो है इतनी मेरी पोटेंट बनी थी, जिसकी वजह से मेरी रैंक इतनी अच्छी से बूस्ट हुई थी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू करके, वैसे तो इसमें नहीं है बट मैं बताता हूँ कि देखिए मैं बहुत डरता था जब बीटीआर के टीएनडीज भी देता था, तो मैम बोलते थे कि आपको सही आंसर नहीं ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि 3 गलत आंसर्स ढूंढने हैं आपको, रूलिंग आउट की जो है। तो अब मैं बताता हूँ एवरेज स्टूडेंट का, मैं सोचता था यार कि ये क्वेश्चन है, इसका तो आंसर मेरे को मान लो आता है, अगर मैंने बाकी 3 ऑप्शंस देखे तो ऐसा ना हो कि आता हुआ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाऊँ, क्योंकि बाकी मैंने 3 ऑप्शंस पढ़ लिए अच्छे से और मैं उनके ऊपर सोच रहा हूँ। ये शुरुआत में होता है, बट जैसे जैसे इस चीज़ को मेरे को बहुत डर लगता था इस चीज़ से, मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेरे को अगर आंसर सही आता तो वो मारो आगे चलो और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ बाकी 3 ऑप्शंस में। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा सा हो गया ना, मेरा 3rd रीड खत्म हुई, तब मेरे को अंदर से ये चीज़ रियलाइज़ हुई, नहीं ये तभी आएगा जब आपने ना पढ़ रखा होगा चीज़ों को, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप क्या करने, लोगों को बेस्ट अप्रोच यही होती है रूल आउट करने की। मैंने एंड तक जाके तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं सारे क्वेश्चन जब देखता था तो मैं 3 गलत उसमें से है, फिर जो बचता था वो सही ऑप्शन होता था। और यही वो टेक्निक है जो नीट पीजी में आपको और कॉम्पिटिशन से आगे ले जाने में, क्योंकि सारे करते हैं ऐसे कि क्वेश्चन देखेंगे सही आंसर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको बस मतलब 5 से 10 सेकेंड लगते हैं बाकी 3 ऑप्शन को नेगेट करने में, और एक आपको वो सही ऑप्शन हो जाता है, इससे डबल चेक हो जाता है आपका आंसर, आपको सिली मिस्टेक्स करने की वो कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये था ग्रैंड टेस्ट का अप्रोच। इसके अलावा आपको कोई डाउट वगैरह है कुछ भी, आप अच्छे से आप कमेंट्स कर दीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ रह भी गया तो वापस एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से, अगर आपके सारे डाउट्स लेकर के, ठीक है गाइस। ये है ग्रैंड टेस्ट, और प्लीज़ ग्रैंड टेस्ट दीजिए, स्किप मत करिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ग्रैंड टेस्ट आप नहीं दोगे, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी आप वीडियो लेक्चर्स पढ़ लो, नहीं होने वाला। ये बहुत ही बेयर और बिटर ट्रूथ है ये, ठीक है। तो ओके गाइज, और स्टे ट्यून्ड। अब एनाटमी की वीडियो निकाल देता हूँ अप्रोच वाली अपने, और बाकी नोट्स जिसको इसको चाहिए दे कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम हियर। एंड ओके गाइज, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पीस।